हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि आपका हिंदी वाला जो ग्रुप सी में जो पोर्शन आपको पूछा जाता है उसको पढ़ रहे हैं हम। और इसी संदर्भ में आपकी पहली वीडियो में आपका जो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास वाला जो चैप्टर है उस पहले चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। उसकी मैंने आपको पहली वीडियो दे दी है। आज हम उसकी दूसरी वीडियो देखेंगे। तो उस हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास में हमने देखा था कि कैसे कैसे करके क्या आपका हिंदी का क्या हो रहा था, धीरे धीरे विकास हो रहा था, ठीक है ना। और मैंने कहा था जो भारतीय भाषा परिवार है उस भारतीय भाषा परिवार जो है कि भारत का मैंने कहा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसी के संदर्भ में हमने बात की थी, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार है उसके बारे में हम क्या पढ़ रहे थे। उस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार को भी हमने तीन भागों में बांटा था। जो आपका आर्य भाषा परिवार है, आर्य भाषा परिवार को हम तीन भागों में बांटा था। एक बांटा था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका कौन सा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है ना। तो आपका जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, आर्य भाषा परिवार है, प्राचीन भारतीय आर्य, इसका टाइम पीरियड हमने देखा था। इसका था टाइम पीरियड आपका 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व। कितना था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का मैंने कहा जो आपका टाइम पीरियड चल रहा था वो था आपका क्या, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है ना। अब ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व चल रहा था। तो इसके संदर्भ में हमने देखा था कि यहाँ पर जो आपका 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व है, यहाँ पर वैदिक संहिताओं के रूप में संस्कृत भाषा क्या हुई थी आपकी, प्रकट हुई थी। किसके रूप में? वैदिक संहिताओं के रूप में, ठीक है ना। वैदिक ग्रंथ, वैदिक संहिताओं के रूप में कौन सी भाषा प्रकट हुई थी आपकी? संस्कृत भाषा, ठीक है ना। वैदिक संहिताओं के रूप में कौन सी भाषा प्रकट हुई थी? संस्कृत भाषा प्रकट हुई थी, ठीक है ना। अब जब आपके प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का जो टाइम पीरियड 1500 से 500 ईसा पूर्व है, मैंने कहा यहाँ पर वैदिक संहिताओं के रूप में कौन सी भाषा प्रकट हुई? संस्कृत भाषा क्या हुई थी आपकी? प्रकट हुई थी। तो इस जो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का जो टाइम पीरियड है 1500 से 500 ईसा पूर्व, इसको भी कितने भागों में बांटा हमने? दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक तो आपका आता है 1500 से 1500 ईसा पूर्व से लगभग लगभग कोई 800 मानता है, कोई 700 मानता है, कोई 500 मानता है, ठीक है ना। 1500 ईसा पूर्व से लगभग 800 ईसा पूर्व, ठीक है ना। एक तो आ गया आपका कितना, 1500 से लगभग 800 ईसा पूर्व, ठीक है ना। इसको हमने कहा कैसा, कौन सा काल? वैदिक संस्कृत। इसको हमने किसमें रखा? वैदिक संस्कृत में रखा, ठीक है ना। इसको रखा हमने किसमें? वैदिक संस्कृत में। दूसरा इसी के साथ हम देखते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, और इस लौकिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड है उसको हमने देखना है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक। वैदिक संस्कृत देखा हमने 1500 से 800, लौकिक देखा हमने 800 से 500, ठीक है ना। अब जो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार है इसको हमने क्या बांट दिया? दो भागों में बांट दिया है। अब मैंने कहा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, मैंने कहा वैदिक संहिता के रूप में आपकी कौन सी भाषा प्रकट हुई थी? संस्कृत भाषा क्या हुई थी आपकी? प्रकट हुई थी, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे देखना है जो आपका वैदिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड है आपका 1500 से 800। इस समय आपको पता होगा जो प्राचीनतम साहित्य थे, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य क्या होते थे? प्राप्त होते, मतलब प्राचीनतम रूप क्या था? वैदिक साहित्य में क्या होता? प्राप्त हुआ था, मतलब जो इसका प्राचीनतम रूप था, इसका वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप, प्राचीनतम रूप, ठीक है ना। इसका प्राचीनतम रूप मैंने कहा वैदिक साहित्य में क्या होता है? प्राप्त होता है। इसका प्राचीनतम रूप किसमें होता है? वैदिक साहित्य में। प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसका प्राचीनतम रूप आपका क्या होता है? वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है, जिसमें से हम देख सकते हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, आरण्यक हुआ, वैदिक साहित्य हुआ, ठीक है ना। क्या क्या आता है इसमें आपके? क्या क्या आएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ हुए आपके, आरण्यक हुए आपके, वैदिक संहिताएं हुई आपकी, ठीक है ना।
वैदिक संहिताएं आदि, ठीक है ना। जो वैदिक संस्कृत में आपका मैंने कहा प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है, इसमें आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और वैदिक संहिता है, ठीक है ना। मतलब जो उस कालखंड की जो आपके प्रमुख प्रमुख ग्रंथ है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ होगा, आरण्यक हो गए और वैदिक संहिताएं हो गई, ठीक है ना। अब जो आपका दूसरा है लौकिक संस्कृत, इस लौकिक संस्कृत का जो उद्भव हुआ है, मैंने कहा 800 से 500 ईसा पूर्व हम मान रहे हैं, परंतु इसका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्य देश में बोले जाने वाली भाषा के मिश्रण से इसका क्या ये वैदिक लौकिक संस्कृत आपकी निकली है। कौन सी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। और इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के साथ आपका क्या, मैंने कहा जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के साथ क्या, मध्य देश में बोली जाने वाली भाषा से। कौन सी? मध्य देश में, ठीक है। मध्य देश में बोली जाने वाली भाषा से किसका उद्भव हुआ? आपका लौकिक संस्कृत का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है, ठीक है ना। मतलब इस लौकिक संस्कृत का क्या हुआ यहां से, इन दोनों से इस लौकिक संस्कृत का क्या हुआ है? जन्म हुआ है, ठीक है ना। लौकिक संस्कृत का जन्म, ठीक। लौकिक संस्कृत किससे हुआ? आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से, और मध्य देश में बोली जाने वाली भाषा किसका जन्म हुआ? आपका लौकिक संस्कृत का क्या हुआ? आपका जन्म हुआ है। और जबकि आपने देख लिया वैदिक, जो मैंने कहा वैदिक संस्कृत है, इसका प्राचीनतम रूप मैंने कहा वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है, और इसका प्राचीनतम जब वैदिक साहित्य प्राप्त होता है तो इसमें आता है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और आपकी वैदिक संहिताएं, ठीक है ना। अब कहीं पर आपका आता है हिंदी का क्या पूछ रहा था? आपका विकास क्रम पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है? हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम। हिंदी के विकास क्रम में सबसे पहले आता है कौन सी? संस्कृत। कौन आता है? संस्कृत। संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली के बाद आता है प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश, ठीक है ना। और अपभ्रंश के साथ अवहट, अपभ्रंश के साथ क्या आता है आपका? अवहट। और अवहट के साथ आता है कौन सी? प्राचीन हिंदी या हिंदी, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या कर लेता है आयोग, इसके बारे में पूछा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, कभी कभी क्या करता है इसके बारे में भी आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा किसके अंतर्गत? आपके प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत, ठीक है ना। अब इसी के साथ हम देखेंगे आपकी कौन सी? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सा? मैंने कहा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका टाइम पीरियड आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी। क्या देखेंगे हम? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है ना। थोड़ा इसको मिटाने में, प्राचीन के बारे में हम देख लिया, इसको दो भागों में बांटा हमने। अब हम पढ़ेंगे आप कौन सा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है ना। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब इसका टाइम पीरियड आपको ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ठीक है ना। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो टाइम पीरियड है वो आपको कितना? 500 ईसा पूर्व से लगभग लगभग आपको कितना? 1000 ईस्वी। अब जो ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में किस भाषा का उद्भव रहा। तो आपको पता होगा जो 500 ईसा पूर्व के पश्चात जनमानस के बीच कौन सी भाषा उद्भव होने लगी थी? प्राकृत भाषा क्या होने लगी थी? उद्भव होने लगी थी। किसके बीच? मैंने कहा 500 ईसा पूर्व के पश्चात, 500 ईसा पूर्व के पश्चात मैंने कहा जनमानस, जनमानस के बीच किस भाषा का उद्भव होने लगा था? प्राकृत भाषा। किस भाषा का? प्राकृत भाषा का क्या होने लगा था? आपका उद्भव होने लगा था। और जब प्राकृत भाषा का उद्भव होने लगा था तो लगभग लगभग तुम्हारे 500 से लेकर और 1000 ईस्वी, कहा 500 से लेकर और 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी आते आते इसने क्या ले लिया था? तुम्हारा विस्तृत रूप ले लिया था।
500 से मैंने कहा आता था तुम्हारे 1000 ईस्वी तक इसने आता था क्या ले लिया था आपका विस्तृत रूप ले लिया था किसने आपके मध्यकालीन भारतीय आर्यवासी ने 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक मैंने कहा इसने विस्तृत रूप लेने बैठ गया था आपको कौन प्राकृत भाषा ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो ये प्राकृत भाषा है इसका 1500 वर्षों का कालखंडिक इतिहास हमको लगभग इतिहास 3 भागों में बांटा गया कितना 1500 वर्षों का कालखंडिक इतिहास कितना 1500 वर्षों का कालखंडिक इतिहास मैंने कहा 3 भागों में बांटा गया इसके कितने वर्षों का 1500 वर्षों का कालखंडिक इतिहास 3 वर्गों में विभाजित किया गया। 1500 वर्षों का मैंने कहा इसका जो कालखंडिक इतिहास है इसका कितने वर्गों में विभाजित किया गया 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला जो वर्ग है 1500 वर्षों का कालखंडिक इतिहास इसका 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला वर्ग आपको बताता हूं मैं जो पहला जो वर्ग है इसका यो है प्रथम प्राकृत क्या प्रथम प्राकृत दूसरा द्वितीय प्राकृत ठीक और तीसरा आपका तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत के अंतर्गत आपका आता है वो आता है आपका कौन सा पानी कौन सा आता है प्रथम प्राकृत के अंतर्गत आपका कौन सा है पानी। द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत आपका आता है प्राकृत कौन सा है प्राकृत और तृतीय प्राकृत के अंतर्गत आपका आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश प्रथम प्राकृत पाली द्वितीय प्राकृत आपका प्राकृत हो गया और तृतीय प्राकृत हो गया आपका कौन सा अपभ्रंश ठीक है ना। अब इस प्रथम प्राकृत का जो टाइम पीरियड हमने माना है प्रथम प्राकृत का जो मैं प्रथम प्राकृत बोलते पाली भाषा ठीक है ना। प्रथम प्राकृत बोलते कौन सी भाषा पाली भाषा द्वितीय प्राकृत बोले तो प्राकृत भाषा और तृतीय प्राकृत बोलते अपभ्रंश भाषा ठीक है ना। जो मैं इनका टाइम पीरियड मान रहा हूं इस प्रथम प्राकृत का जो मैंने टाइम पीरियड माना है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी माना है कितना माना है इसका टाइम पीरियड माना मैंने 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी ठीक है ना। प्रथम प्राकृत का पाली भाषा का टाइम है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी ठीक है ना। अब 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी माना हूं तो इसका जो प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका के लिखित साहित्य में है जिसका नाम है दीपवंश। तो इसका जो वर्णन मिलता है हमें वो किसमें मिलता है आपका दीपवंश में है ना। श्रीलंका का लिखित साहित्य मैंने कहा श्रीलंका का लिखित साहित्य आपका दीपवंश इसका वर्णन इसमें मिलता है। और ये तुम्हारे समझ में पाली आपका किस संबंध है गौतम बुद्ध से क्या है आपका संबंधित है गौतम बुद्ध से आपका क्या है इसका संबंध है ठीक है ना। प्रथम प्राकृत फिर आता आपका कौन सा द्वितीय प्राकृत। द्वितीय प्राकृत का 1 ईस्वी से लेकर और आपका कितना 500 ईस्वी तक मैं इसका क्या मान सकता हूँ टाइम पीरियड मान सकता हूँ कितना 1 ईस्वी से और 500 ईस्वी तक 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मैं इसका क्या मान सकता हूँ टाइम पीरियड मान सकता हूँ। और 1 ईस्वी से अगर मैं 500 ईस्वी का टाइम पीरियड मान सकता हूँ तो आपको पता होगा धार्मिक तथा जो लौकिक आपका क्या धार्मिक तथा जो लौकिक साहित्य की यहाँ पर क्या थी बहुलता मतलब सीधे कहना है धार्मिक तथा लौकिक साहित्य की बहुलता। धार्मिक तथा लौकिक साहित्य की यहाँ पे क्या थी बहुलता थी ठीक है ना। मतलब ये आपका क्या था साहित्यिक प्राकृत क्या था आपका साहित्यिक प्राकृत कौन सा आपका द्वितीय प्राकृत आता है क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बने हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ साहित्यिक प्राकृत आपका कौन सा द्वितीय प्राकृत आपका ये है ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा तृतीय प्राकृत जिसको हमने क्या कहा आपका अपभ्रंश। इस अपभ्रंश का टाइम पीरियड हमने माना 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी कितना 500 ईस्वी से लेकर
1000 ईस्वी। आप सभी लोग जानते हैं इसका टाइम पीरियड वास्तव में क्या है आपका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, जिसको हम क्या कहते हैं तृतीय प्राकृत, ठीक है ना। अब ये क्या आपकी मध्यकालीन भारतीय भाषा की जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, इसकी क्या है तीसरी अवस्था है, ठीक है ना। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की क्या है तीसरी अवस्था। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की ये क्या है आपकी तीसरी अवस्था है। आपकी कौन सा तृतीय प्राकृत आता है बहुत बार क्वेश्चन कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की क्या है आपकी तीसरी अवस्था है। इसे क्या कहा जाता है आपका संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको संधिकालीन भाषा। क्या कहा जाता है आपका संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है किसको तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश, ठीक है ना। अब इस अपभ्रंश शब्द का जो सर्वाधिक प्रमाणिक प्रयोग मिलता है, अपभ्रंश शब्द का सर्वाधिक प्रमाणिक जो प्रयोग मिलता है पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश का सर्वाधिक प्रमाणिक प्रयोग किसमें मिलता है पतंजलि के महाभाष्य। अपभ्रंश का सर्वाधिक प्रयोग किसमें मिलता है आपका पतंजलि के क्या मिलता है महाभाष्य में मिलता है, ठीक है ना। और साहित्य का आरंभ आपको पता है 8वीं सदी से 13वीं सदी तक, ठीक है ना। और इस साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से कब तक रहा आपका 13वीं सदी तक, कितना 8वीं सदी से साहित्य मतलब 8वीं सदी से 13वीं सदी तक, 8वीं सदी से 13वीं सदी तक आप गए, ठीक है ना। और इस स्वयंभू को जो आपका जो प्रथम कवि इस अपभ्रंश का माना जाता है, किसको माना जाता है प्रथम कवि, प्रथम कवि माना जाता है आपको किसको स्वयंभू को, ठीक है ना। और इस स्वयं को क्या कहा जाता है आपका अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि आपका कौन है स्वयंभू, ठीक है ना। स्वयंभू का मैंने कहा प्रथम कवि माना जाता है और इसे क्या अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक है ना। अब यहीं पर आपका स्वयंभू की एक रचना है जिसे हम कहते हैं क्या पौंचर्यु, क्या पौंचर्यु, ठीक है ना। पौंचर्यु भी अब किसके इनके है, ठीक है ना। दूसरा इनके क्या धनपाल का है भूषत कहा, धनपाल का भी एक अपभ्रंश ग्रंथ जिसका नाम है वो क्या भूषत कहा, धनपाल अपभ्रंश का ही भूषत कहा, धनपाल का क्या आपका भूषत कहा, ठीक है ना। पुष्पदंत का आपका क्या महापुराण, पुष्पदंत का है पुष्पदंत का क्या है महापुराण, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था आपका क्या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को मैंने कहा इस हिसाब से हमने बांट रखा, ठीक है ना। अभी हमको इसका चौथा पार्ट पढ़ना है जिसका नाम है आपका क्या अवध, ठीक है ना। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा मैंने आपको बताया 500 ईसा पूर्व के पश्चात मैंने जनमानस के बीच ये प्राकृत भाषा आई 1000 ईस्वी आता इसने क्या लिया आपका विस्तृत रूप ले लिया था, ठीक है ना। और इसके 1500 वर्षों का जो इतिहास रहा इसको हमने 3 वर्गों में विभाजित किया, प्रथम प्राकृत द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत में देखा पाली भाषा, द्वितीय प्राकृत प्राकृत भाषा और तृतीय प्राकृत में अपभ्रंश भाषा। प्रथम प्राकृत के अंदर आपने देखा 500 ईसा पूर्व से 1001 ईस्वी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, जिसमें आपको मैंने कहा इसका जो साक्ष्य मिलता है आपका दीपंच, इसमें गौतम बुद्ध से आपका संबंध है। द्वितीय प्राकृत में हम देखा एक ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, इसमें मैंने कहा धर्म लौकिक साहित्य की बहुलता मिलती है और इसे हम कहते हैं साहित्यिक प्राकृत, ठीक है ना। और तृतीय प्राकृत में आपको बताया मैंने क्या अपभ्रंश, और अपभ्रंश का टाइम पीरियड हुआ है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी, और इसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा क्या कहा जाता है तीसरी अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है ना। और जब इसको मध्यकालीन भारतीय भाषा तीसरी अवस्था कहा जाता है तो इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है किसको अपभ्रंश को, ठीक है ना। और सर्वाधिक जो प्रमाणिक इसका मैंने जो मिलता है हमको पतंजलि के महाभाष्य मिलता है 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक रही है। इसका प्रथम कवि आपका कौन है अपभ्रंश का स्वयंभू है, और अब स्वयंभू को क्या कहता है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ है इनका कौन पौंचर्यु, इसके अपभ्रंश का दूसरा प्रमुख ग्रंथ है पुष्पदंत का महापुराण, और धनपाल का आपका कौन सा भूषत कहा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे आपका कौन सा अवहट, किसको देखेंगे आपको अवहट को, ठीक है ना। अपभ्रंश तक हम पहुंच गए हैं,
अब सीधा हम चौथा देंगे आपको किसको, अवहट को, कि अवहट का क्या योगदान है, ठीक है ना, आपके जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में, ठीक है ना, अवहट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम अवहट कालीन आपकी कौन सी रचना है, ठीक है ना, तो थोड़ा अवहट के बारे में पढ़ लेते हैं। अवहट, ठीक है ना, अब इस अवहट का टाइम पीरियड आपको सबको पता है 900 से क्या रहा है, 1100 रहा है। 900 से 1100 ईस्वी रहा आपका किसका टाइम पीरियड, आपका अवहट का टाइम पीरियड रहा आपका कौन सा, 900 से लेकर 1100 ईस्वी, ठीक है ना। अब 900 से 1100 ईस्वी में सब इस अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग हम देखेंगे, तो वो ज्योतिषेश्वर ठाकुर आपने सुना होगा, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने, ज्योतिषेश्वर ठाकुर। अब इस ज्योतिषेश्वर ठाकुर की जो प्रमुख ग्रंथ है इसका नाम है क्या, वर्ण रत्नाकर, क्या वर्ण रत्नाकर, बहुत बार आता है ज्योतिषेश्वर ठाकुर का प्रमुख ग्रंथ आपका क्या, वर्ण रत्नाकर, और इसका प्रयोग साहित्य में 24 शताब्दी तक रहा, साहित्य में प्रयोग 14वीं सदी तक रहा, ठीक है ना, इसका प्रयोग साहित्य मैंने कहा तक रहा आपका 14वीं सदी तक रहा, ठीक है ना। और इस अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का क्या माना था, इसे मध्यकड़ी माना था, किसे, अवहट को। अवहट को मैंने कहा, अवहट को अपभ्रंश अपभ्रंश था पुरानी हिंदी की मध्यकड़ी माना जाता है, माना जाता है किसको, अवहट को। पुरानी हिंदी क्या माना जाता है आपको, मध्यकड़ी माना जाता है, मैंने कहा किसको, आपका अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की मध्यकड़ी माना जाता है किसको, अवहट को, ठीक है ना। मैंने कहा इसका प्रमाणिक प्रयोग जो ज्योतिषेश्वर ठाकुर ने किया, अपना ग्रंथ जिनका सर्वप्रथम प्रयोग किया जिसने ज्योतिषेश्वर ठाकुर ने, वो किसमें किया, आपका वर्ण रत्नाकर में किया, साहित्य में इसका प्रयोग मैंने कब तक रहा, आपका 14वीं सदी तक रहा, ठीक है ना। और मैंने कहा ये आपके अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की क्या मानी जाती है, मध्य की कड़ी मानी जाती है, ठीक है ना। अब हम देखें कुछ अवहट कालीन रचनाएं। अवहटकालीन रचनाएं और उन रचनाओं के आप क्या, रचनाकार, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं मैं रचनाएं, और यहां लिख देता हूं मैं क्या, रचनाकार, ठीक है दोस्तों। तो रचनाएं में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सुना होगा आपका क्या, अब्दुल रहमान, ठीक है ना, अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान का क्या का स्नेह राशि, क्या है, स्नेह राशि, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का क्या, स्नेह राशि, ठीक है ना। अब्दुल रहमान भी आता है कहीं पर, अब्दुल रहमान भी है, ठीक है ना, क्या आपका स्नेह राशि, ठीक है ना। वैसे आप दूसरा नाम सुना होगा विद्यापति, क्या, विद्यापति। विद्यापति क्या है, कीर्तिलता, विद्यापति क्या आपकी कीर्ति लता, बहुत बार आता है विद्यापति क्या आपका क्या, कीर्ति लता, ठीक है ना। तीसरा आता आपका दामोदर पंडित, इसका आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है, दामोदर पंडित का, आपका क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपका किसका, दामोदर पंडित का, ठीक है ना। संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर क्या आपका, ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर क्या आपका, ज्ञानेश्वरी, बहुत बार आता है संत ज्ञानेश्वर क्या है, ज्ञानेश्वरी। रोड़ा कवि, ठीक है ना, राहुल वेल क्या है, रोड़ा कवि, रोड़ा कवि क्या आपका, राहुल वेल, ठीक है ना। और आपका लास्ट आता है विनय चंद्र सूरी, ठीक है, नेमिनाथ चौपमई या चौपई जो भी आता है,
नेमिनाथ चौपई, ठीक है। क्या आता होगा? विनय चंद्र सूरी। नेमिनाथ चौबे। तो ये कुछ आपके क्या है, अवहटकालीन क्या है, ग्रंथ है जिनके बारे में हमने देखा, ठीक है ना। इनको आप क्या कर लेना, याद कर लेना, ये आपके आगामी एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये तो हमने अभी पढ़ा आपका किसका, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम आपका किसमें, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, किसको, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है दोस्तों। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इस आधुनिक भाषा जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, इसका टाइम पीरियड आपका 1000 ईस्वी से अब तक, वर्तमान 1000 ईस्वी से अब तक, कब तक इसका टाइम पीरियड है, 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक है ना। अभी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, इसका विकास किससे हुआ, आपका अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है अपभ्रंश से। इसका जो विकास हुआ है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है, वो हुआ अब किससे, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ, आपका अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो वर्गीकरण, क्या मैंने कहा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो वर्गीकरण किया वो किया 1880 में डॉक्टर AFR हार्नले। किसने? डॉक्टर AFR हार्नले। वर्गीकरण डॉक्टर AFR हार्नले, ठीक है ना। डॉक्टर AFR हार्नले ने इसका क्या किया है, वर्गीकरण किया है, ठीक है ना। डॉक्टर AFR हार्नले, ठीक है ना। अब जो डॉक्टर AFR हार्नले हैं, इन्होंने इसको कितने भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में। डॉक्टर AFR हार्नले, मैंने कहा इन्होंने इसको कितने भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है, ठीक है ना। डॉक्टर AFR हार्नले ने इसको कितने भागों में विभाजित किया, 2 भागों में। एक क्या, हिंदी वर्ग, और दूसरा क्या, हिंदीतर वर्ग, ठीक है ना। एक क्या, किस वर्ग में, हिंदी वर्ग, ठीक है ना। और दूसरा क्या, हिंदीतर वर्ग, ठीक है ना। हिंदी वर्ग में आपने देखा, इसमें पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, ठीक है ना। पहला आता है इस हिंदी वर्ग में आपका पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत आपका कौन सा, नेपाली हुआ, सिंधी हुआ, पंजाबी हुआ, लहंदा हुआ, गुजराती हुआ, ठीक है ना, मराठी हुआ, पंजाब, नेपाली, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ठीक है ना। ये सब किसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि, ठीक है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत, आपके हिंदीतर वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब आपको पता है जो अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश से क्या हुआ है, अपभ्रंश से क्या, आधुनिक आर्य भाषाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है। किससे? अपभ्रंश से क्या हुआ, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास, ठीक है ना दोस्तों। अपभ्रंश से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। किससे? अपभ्रंश से आधुनिक
आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से क्या हुआ है? आधुनिक आर्य भाषाओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है ना। अब इसमें आपको जो अपभ्रंश आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, जैसे इसमें मैंने पहले लिखा सौर सैनी, क्या लिखा? सौर सैनी। तो जो आपकी सौर सैनी है, इसके अंदर आप क्या आते हैं? पश्चिमी हिंदी। ठीक है ना। अब देखो इसमें बहुत सारी क्या है जो आपकी भाषाएं हैं वो आती हैं। जैसे इसमें देखा हमने आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। ठीक है ना। क्या क्या आता आपका? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी इसी के अंदर पश्चिमी हिंदी है ये। ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हो गया आपका, राजस्थानी हो गया, गुजराती हो गया, ब्रजभाषा हो गया और आपकी खड़ी बोली हो गया। ठीक है ना। अब जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है कौन सी? पैसाची। कौन सा आता है? पैसाची। ठीक है ना। और इस पैसाची के अंतर्गत आपको पता है लहंदा और पंजाबी। क्या? लहंदा और पंजाबी। पैसाची में आता है क्या? लहंदा और पंजाबी। लहंदा और पंजाबी। ठीक है ना। उसके बाद आता है ब्राचड़। क्या आता है? ब्राचड़। लहंदा और पंजाबी। ब्राचड़ के तहत आपको कौन सी? सिंधी। कौन सी आती है? सिंधी। ब्राचड़ के अंदर आपको क्या आती है? सिंधी। ठीक है ना। खस, पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। खस में क्या आता है? पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली इसमें आता। ठीक है ना। महाराष्ट्र में आता है क्या? मराठी। महाराष्ट्री। महाराष्ट्र में क्या आता है आपका? मराठी। बहुत बार पूछता है कोई। ठीक है ना। महाराष्ट्र में हो गया आपका मराठी। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी। और इस अर्धमागधी के अंदर आपका पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और पूर्व हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अंतर्गत आता है आपका अर्धमागधी के अंतर्गत आता है। और लास्ट आपका कौन सी? मागधी, बिहारी, उड़िया, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। ठीक है ना। मागधी किसमें आएगा आपका? मागधी में। मागधी में आपका आएगा क्या क्या? आपका बिहारी, बंगाली, असमिया और उड़िया। 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 ठीक है ना। तो ये था आपका किसके अंतर्गत? सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंदर 1000 ईस्वी से अब तक विकास होने देखा, वर्गीकरण किया डॉक्टर A.F. हार्ने ने। ठीक है ना। A.F.R. हार्ने दो भागों में, हिंदी वर्ग में और हिंदी वर्ग में। हिंदी वर्ग में आप देखा पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पूर्वी हिंदी। हिंदी वर्ग में नेपाली, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और बांग्ला आदि। उसके बाद देखा हमने अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का क्या विकास। ठीक है। तो हमने देखा पहला सौर सैनी। तो सौर सैनी में आपका कौन कौन सी? सौर सैनी में आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। ठीक है ना। उसके बाद देखा हमने पैसाची हिंदी में। तो पैसाची हिंदी में हमने देखा आपका कौन कौन सी? लहंदा और पंजाबी। ठीक है ना। उसके बाद देखा ब्राचड़। तो ब्राचड़ में हमने देखा आप कौन सी? सिंधी। ब्राचड़ के साथ कौन सी है? सिंधी। उसके बाद देखा हमने खस। तो खस में देखा हमने पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है ना। और उसके बाद महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देखा हमने कौन सा? आपकी मराठी। उसके बाद आपका आता है अर्धमागधी। अर्धमागधी में देखा हमने आपका पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है ना दोस्तों। और मागधी के अंतर्गत देखा हमने आपका सीधे सीधे बिहारी, बंगाली, असमिया और उड़िया। ठीक है ना।
तो ये सभी आपके किसके अंतर्गत है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हैं। ठीक है ना। तो फिर इससे आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा मैंने कहा जितने भी वीडियो मैंने कहा जितना आपका क्या है ग्रुप सी का सिलेबस है, यूकेएसएससी का सिलेबस, यूकेपीएससी का सिलेबस है, उसको पूरा क्या कंप्लीट कराया जाएगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। ख्याल रखें अपना। थैंक यू।